सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। गाइस, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, सो आपको पता होगा कि हम इसमें 2 सब्जेक्ट्स कवर करते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। गाइस, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, ठीक है, सो आप उसमें ये चीज़ पाएंगे कि जो करंट अफेयर का वेटेज है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो हमने भी जो है पिछले कुछ लेक्चर से करंट अफेयर्स का वेटेज जो है, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। ठीक है गाइज, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता था कि देखिए, हमने इंडियन पॉलिटी का कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपको जो है वो वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। ठीक है, आपने जो पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं वो मतलब हमारे लिए एक तरह से एक मोटिवेशन ही है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि कल से मतलब मैंने डिसाइड किया है कि हम हिस्ट्री का कोर्स भी साथ साथ में अब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब कल से हम हिस्ट्री का कोर्स भी लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, अगर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी बात करूं तो आपको पता होगा हिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में ही डिवाइड है। आपको पता होगा एक एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मेडिवल हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहती है इन तीनों में से वो रहती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से हो सकता है 1, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाए, वो भी आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूँ मेडिवल से तो उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। हमें वो दोनों भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी अप्रोच के हिसाब से बताऊं तो हमारा यही रहेगा कि हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम पास्ट से प्रेजेंट तक आएंगे। ठीक है, मतलब हम पहले एंशिएंट करेंगे, देन मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न करेंगे। ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। ठीक है, कोई हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है तो हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे उसके बाद जाके एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा जो है वो इसी तरह से रहेगा कि पहले हम एंशिएंट करेंगे, देन मेडिवल करेंगे, देन मॉडर्न करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमें चीज़ें समझ भी आती जाएंगी, समझ चलती जाएंगी। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना कन्फ्यूज़न हो जाती है। कन्फ्यूज़न तो क्या, चलिए जिसने पढ़ना है वो तो किसी भी तरह पढ़ सकता है, बस स्टिल अगर एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे आप तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा समझने की जो परसेंटेज होती है ना समझने की, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने जो है किस तरह से अपनी हिस्ट्री को कवर करना है। ठीक है, सो पहले एंशिएंट होगा, देन मेडिवल, देन मॉडर्न। ठीक है, तो कल एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड हमारा पहला जो है लेक्चर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो आप देखिएगा, बताइएगा कि आपको इसमें से जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। ठीक है, मैं हमेशा से यही चीज़ कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए करिए कि क्या चीज़ समझ आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, ताकि मैं उसे और अच्छे से आपको जो है वो समझा सकूँ। राइट, और देखिए मैं ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, इस चीज़ की मैं आपको एक तरह से मतलब चलिए गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल में कवर करूँगा। ठीक है, जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। जिस तरह से मैं इंडियन पॉलिटी समझा रहा हूँ उसी तरह से मैं आपको जो है हिस्ट्री भी समझाऊंगा, और अदर्स जो सब्जेक्ट हैं जो मैं लाऊंगा वो भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। राइट, तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सैंडस्टॉर्म्स। ठीक है, सैंडस्टॉर्म्स के बारे में बताना है आपने। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस मतलब कौन सा नेगेटिव परिणाम है। ठीक है, पहला बोलता है रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल यील्ड, सेकंड बोलता है इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, और थर्ड बोलता है डिस्टर्ब्स मैरीन फूड वेब्स। ठीक है, सो बताइए A 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3, 1, 2 and 3, बताइए। देखिए गाइज, मेरीन फूड वेब्स को डिस्टर्ब करना ऐसा कोई इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। रिड्यूस एग्रीकल्चर रेट बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ आइस बिल्कुल सही बात है। सो फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है, थर्ड जो है वो गलत है। तो ये देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है 1 and 2 ओनली, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 सेट्स आउट द ड्यूटीज ऑफ स्टेट
parties in identifying potential sites and their role in protecting and preserving them. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इंडिया द सिग्नेटरी टू द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972. और थर्ड स्टेटमेंट है रामपा टेम्पल इन तेलंगाना इज डिक्लेयर्ड एज अ 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब आपको पता है कि कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, ठीक है, अगर रिसेंटली अगर वो चीज़ स्पेशली न्यूज़ में हो तो उसके आने के चांसेस जो है वो 95%, 90 to 95% बन जाते हैं. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. तो बताइए कि कौन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3. ठीक है, चलिए बताइए. देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 एंड 3. ठीक है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, बिल्कुल सही बात है. रामपा टेम्पल जो है तेलंगाना में वो डिक्लेयर किया गया है 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. और याद रखिएगा जो 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है वो कौन सी है, धोलावीरा. ठीक है, कहाँ पे है ये, गुजरात में. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा. मैं आपको नीचे बता भी देता हूँ यहाँ पे. ये देखिए, रामपा टेम्पल इन तेलंगाना वाज एट 39 एंड धोलावीरा इन गुजरात वाज इंडियाज 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, चलिए. विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट. ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. राइट, पहला बोलता है दैट इट इज एन इंटरनेशनल सर्वे कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कह रहा है ये कि इंटरनेशनल सर्वे है जो कौन कंडक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में OECD भी कहते हैं. चलिए, इट इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट डिजाइन टू असेस द रीडिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी ऑफ 15-year-old स्टूडेंट. ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्डिंग करेक्ट है. अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट के बारे में, तो आपको पता होगा. जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2. ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग सही है. राइट, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दी है, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला बोल रहा है इट इज रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, ये कहता है ये रजिस्टर्ड, ये जो रजिस्टर्ड है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसके अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. दूसरा बोलता है इट इज मैंडेटेड टू एक्सटेंड 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, और थर्ड बोल रहा है जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं ये गवर्न किए जाते हैं ओनली बाय द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, फिर से एक्सट्रीम वर्ड है, थोड़ा देख लीजिएगा ओनली के बारे में. ठीक है, मैंने पहले ही कहा था 95% चांसेस होते हैं ऐसी स्टेटमेंट जो है वो गलत होती हैं, बट स्टिल आप थोड़ा देखिए कि ये सही है या गलत है. तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. 1 एंड 2, 2 ओनली, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3. बताइए. देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 1 एंड 2 ओनली. ठीक है, पहली दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है, देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली बाय द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा तो चलिए की जाती है. ठीक है, लेकिन और भी इंक्लूडेड है इसमें, जैसे कि ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. ठीक है, बाकी और भी नीचे दी हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है आप मतलब सारी की सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है और स्पेशली ओनली लिखा है वहाँ पे, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि वो स्टेटमेंट गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, तो 1-2 यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कम से कम 3 पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर आए तो आपको पता चल जाए. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी सही है. सो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, 1 एंड 2 ओनली. चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, बताइए. आर्टिकल 91D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री. ठीक है, जो बोल रहा है आर्टिकल 91D है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एंटाइटल करता है हर किसी सिटीजन को कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. ठीक है, और कहता है द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, कि जो फ्री मूवमेंट है लोगों की वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है. क्यों?
प्रोटेक्ट करने के लिए द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नेदर 1 और 2। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, और जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, याद देखिए पता क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये नाम दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो अगर आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो मैं बस यही चीज़ बोलूँगा कि चीज़ को, कंसेप्ट को इस तरह बिल्ड कर लीजिए कि अगर आपके सामने बस ये वर्ड भी आ जाए ना, डेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सो आपको इसके रिलेटेड सारी चीज़ें याद आ जाए। सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ा है, जितना डीप आपने पढ़ा, वो सारा आपको याद आ जाए, ताकि स्टेटमेंट जितनी मर्जी घुमा के क्यों ना दी हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दे आर डिजाइन टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड दे आर सुटेबल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3। बताइए। देखिए गाइज, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 1 एंड 3। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने, चलिए अगर इसमें थोड़ा डीप डाउन भी नहीं पढ़ा होता, अगर आपने मतलब ये भी देखिए, तो बहुत इजी चीज़ है। इजी क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी ऐसे मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सो आप सबसे पहले वो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें कि किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, या फिर ये कौन सी कंट्री में है, ठीक है, या फिर कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं इसका पार्ट है। ये सारी चीज़ें जो है आप नॉर्मली पढ़ते हैं। सो इसमें भी जो गलत स्टेटमेंट है वो सेकंड ही है। ये पूछा गया था कि ये रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। ठीक है, किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? ये सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, सी 1 एंड 3 ओनली इसका सही आंसर आएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, आरबीआई नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ये देखिए जो ये है वो रेगुलेट की जाती है बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा। ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, पहली तीसरी सही है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ई श्रम पोर्टल के बारे में बताना है आपने, कौन सी स्टेटमेंट सही है? एवरी रजिस्टर्ड वर्कर विल बी इशूड एन ई श्रम कार्ड कंटेनिंग 12 डिजिट यूनिक नंबर। पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, थोड़ा वर्ड ध्यान रखिएगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विल बी प्रोवाइडेड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर अ ईयर। ठीक है, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नेदर 1 और 2। इजी सा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। गाइस इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, सो ई श्रम कार्ड के बारे में, जो ई श्रम पोर्टल के बारे में थोड़ा याद रखिएगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कहता है विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं और आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम का। नॉट इवन प्रीलिम्स एग्जाम बट मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो बताइए विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन धन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला बोलता है दैट इट इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। दूसरा बोलता है इट अलाउज द अकाउंट होल्डर्स टू विड्रॉ मनी इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन and there has been a continuous increase in the percentage of operative accounts under प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत इसके बारे में तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 ओनली, 1 एंड 3, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3। बताइए। देखिए गाइज बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उसका जो इजी सा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता कि तीनों स्टेटमेंट जो है आपने इसके पढ़ने के वक्त पढ़ी थी। सो इजी था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिए हैं और कुछ रिवर्स दी गई हैं। ठीक है, सो आपने जो ये पेयर्स है ये करेक्टली मैच करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पे है। ठीक है, पहला वाला है जो टिहरी डैम है वो भागीरथी रिवर पे है।
तपोवन विष्णुगत जो है वो अलकनंदा रिवर पे है, और विष्णुगत पीपलकोटी जो है वो धौलीगंगा रिवर पे है। सो बताइए कौन सा जो है करेक्टली मैच कर रहा है? 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो बताइए, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो करेक्टली मैच है, दूसरा तीसरा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए अगर जो तपोवन विष्णुगत की बात करूँ तो वो धौलीगंगा पे है, और विष्णुगत पीपलकोटी की बात करूँ तो वो अलकनंदा रिवर पे है। मतलब ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो, मतलब जो यहाँ पे ये जो मैच किए गए हैं ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए हैं, ठीक है। सो सेकंड का आएगा, मतलब जो थर्ड है थर्ड नंबर पे है, और जो थर्ड का है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। सो ऑप्शन ए, 1 ओनली जो है इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख भी लेते, देखिए तपोवन विष्णुगत जो है वो धौलीगंगा पे है, और विष्णुगत पीपलकोटी जो है वो किस पे है? अलकनंदा रिवर पे, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी इन 1999। पहली चीज़ तो बोल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था 1999 में। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। एंड द स्वीप इनिशिएटिव, ठीक है, स्वीप क्या है? ये सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। द स्वीप इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द ECI फॉर वोटर एजुकेशन। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 एंड 3, बताइए। थोड़ा सोच लीजिए, मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, सोच लीजिए और बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है डैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है ECI के रिगार्डिंग, ठीक है। सो गाइज यहीं पे जो है हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। और आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और हो सकता है, मैं भी यही चाहूँगा कि इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है वो UPSC में आ जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन तो चलो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आ जाए, मैं भी यही चाहूँगा, राइट। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। अभी UPSC ज़्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके उतने ज़्यादा MCQ सॉल्व करिए। आपको रिवीजन का टाइम नहीं है, अब आपके पास कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ MCQs के थ्रू करिए रिवीजन, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब मेरे पास 1 महीना है तो मैं दोबारा से रिवीजन करूँगा सारी, ऐसा मत करिए कुछ भी। अब MCQ सॉल्व करिए जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे गाइज हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, और मैं फिर से आपको वही चीज़ एक बार अगेन रिपीट करने वाला हूँ थोड़ी सी, कि कल के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है। कल जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से जो है वो हमारा पहला लेक्चर आने वाला है, ठीक है। और आप ही लोग बताएंगे कि मतलब ये सही है या नहीं है, ठीक है। मतलब जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए, बाकी आपसे कल मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।